हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो फटाफट से अपने एपिसोड का एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना, एक शानदार सा जानदार सा कमेंट फैला दो भाई, नोबल जहां तक फैला सकते हो तुम लोग। हो गया? तो चलो अब अपन लोग करते हैं बात थोड़ा सा पिछले एपिसोड पे, क्योंकि वही मुद्दे की बात है। लेकिन उससे पहले किसी महानुभाव का 1.9 रुपए, मतलब 1 रुपए 90 पैसे का सुपर चैट आया था भाई। पूरे पूरे 2 रुपए कर देता, इतनी गरीबी है तो मुझसे बता देता, मैं तुझे 5 रुपए कर देता। मतलब कमाल करते हो यार। मैंने यूपीआई आईडी क्या दे दी, तुम लोग 1-1 रुपए भेज के मेरे को नोटिफिकेशन दे रहे हो कि हाँ भाई हम भी है। मतलब उस सुपर चैट को देख के मैं आधा घंटा हंसा हूँ कि मतलब कोई लॉजिक है इस चीज का। अब उस 1 रुपए से मैं करूँ क्या? साला शैम्पू भी 2 रुपए का आ रहा है, माचिस वाला 1 रुपए की माचिस नहीं दे रहा है। फिर मैं एक एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, इन्वेस्ट करो 1 रुपए से। फिर मैंने सोचा चलो अब इसे इन्वेस्ट ही कर देंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, मतलब 1 रुपए से कुछ नहीं आ रहा, फिर भी तूने 1 रुपए किया है, उससे मैं 1 घंटे हंसा हूँ। तो चलो एपिसोड पे आते हैं। थैंक यू। फिर भी कुछ भी हो, 1 रुपए की एक टाइम पे बहुत वैल्यू थी। हम लोग पूरा मेला करके आ जाते थे 1 रुपए में। तो पिछले एपिसोड में हमने कुल मिला के ऑक्शन हाउस देखा होता है, जहाँ पे जो यान किंग मुयर को बचा लेता है। ऑब्वियसली हमने यही देखा था ना, अब इसे डिटेल पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जिसके बाद दूसरा चीज आता है जो कि होती है एक रैंक 6 की पिल का स्क्रोल और 3 फ्रूट ऑफ लाइफ, जो कि जॉन को चाहिए थे लेकिन पैसा कम था रे बाबा। तो वो बोली कोई और जीत लेता है और जॉन उदास हो जाता है। लेकिन किंग मुयर से ये थोड़ी देखा जाता है, वो अपने दिल में कहती मेरे बाबू को फ्रूट चाहिए, मैं लेके आ रही हूँ ना। एंड देन निकल जाती है भाई बंदी बिना सोचे समझे, और फाइट भी स्टार्ट कर देती है वहाँ। लेकिन वहाँ उस बंदे से पता चलता है कि वो भी डेमन सेक्ट का है, और ब्लड डेमन सेक्ट और बैटल डेमन सेक्ट दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन है। लेकिन बंदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तीसरी चीज जॉन खरीद लेता है, जो कि मैप का टुकड़ा होता है। इसके बाद हमने देखा था कि किंग मुयर और उस लड़के की फाइट स्टार्ट होती है, और ये दोनों एक दूसरे को पीटने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ एक एल्डर अपेयर हो जाते हैं, जिसे मुयर कहती है फोर्थ एल्डर, यानी कि फोर्थ ग्रैंडफादर। और इसके बाद मैं वहीं पे एपिसोड एंड कर देता हूँ बड़ी बेरहमी के साथ। तो यह एपिसोड स्टार्ट करते हैं हम बहुत इज्जत के साथ वहीं से। कान में ईयरफोन घुसेड़ लो। तो इस टाइम पे जॉन ये फोर्थ एल्डर या कि फोर्थ ग्रैंडफादर आए हुए होते हैं। ये ब्लड डेमन ट्राइब के काफी टैलेंटेड पर्सन थे, साथ ही ये 2000 साल से क्लेन से बाहर थे, और अचानक ही आज यहाँ पे अपेयर हुए थे। तभी वहाँ पे लाल कपड़े पहने हुए फोर्थ एल्डर को देखकर बाकी सभी एल्डर तुरंत ही एक्साइटेड होकर कहते हैं फोर्थ एल्डर आपसे मिले हुए काफी साल हो गए, और तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हैं। ये देखकर फोर्थ एल्डर खुश होते हुए कहते हैं हाँ आप सब कैसे हैं। और इसके बाद काफी प्यार से और लाड़ से किंग मुयर की तरफ देखते हैं। तभी किंग मुयर भी कहती है फोर्थ ग्रैंडफादर आप यहाँ क्यों आए हैं। साथ ही वो काफी खुश भी होती है और काफी पोलाइट होने का नाटक करती है। तभी फोर्थ ग्रैंडफादर कहते हैं जैसे ही मैं जिक्सी सिटी के अंदर इंटर हुआ तो मैं ब्लड सिटी या डेमन सिटी में ही जाने वाला था, लेकिन तभी मुझे तुम्हारी व्रीथ फील होती है, इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया। साथ ही फोर्थ एल्डर किंग मुयर के लिए काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड होते हैं। साथ ही ये किंग मुयर के साथ सबसे अच्छा बिहेव करते थे। साथ ही किंग मुयर ये सुनकर काफी ज्यादा स्माइल करते और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। साथ ही ब्लड डेमन ट्राइब में कोई भी ऐसा नहीं था जो ये ना जानता हो कि फोर्थ एल्डर तो किंग मुयर को किंग हाउरान से भी ज्यादा प्यार करते थे। तभी एक एल्डर फोर्थ एल्डर की तरफ देखते हुए कहते हैं फोर्थ एल्डर मुझे लगता है कि आपकी पावर बहुत बढ़ गई है, आप अभी किस स्टार पर हैं। तभी मुयर भी कहती है सही है ग्रैंडफादर, मुझे भी जानना है आप किस स्टार पर है। जिस पर एल्डर स्माइल करते हुए कहते हैं वो 8 स्टार डाउडी, बस छोटी मोटी सी पावर है, और बड़े कैजुअली कह देते हैं। लेकिन बाकी लोग जो सुनते हैं वो तो हैरान हो जाते हैं और कांपने लगते हैं। हालांकि ऐसा कहा जा सकता था कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर 9 स्टार डाउडी लेवल के भी वॉरियर थे, लेकिन एशियन डिजास्टर के बाद किसी ने भी उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा था, ना ही उनका नाम सुना था। इसलिए 8 स्टार डाउडी पहले ही सुप्रीम पावर हाउसेस में से आने लगा था। साथ ही ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो इस लेवल पर पहुंच पाए हैं, और वो सभी लोग सुप्रीम पावरफुल पावर हाउसेस से बिलोंग करते हैं। और अब ब्लड डेमन ट्राइब के एल्डर्स की 8 स्टार डाउडी की पावर को मिलाकर और ब्लड डेमन ऑर्डर को मिलाकर ऐसा लग रहा था कि डेमन ट्राइब को वास्तव में करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी एल्डर कहते हैं मुयर क्या वो तुम्हें धमका रहा था। और किंग मुयर से मिलने की खुशी में तो एल्डर कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल गए होते हैं, लेकिन तभी उन्हें मुद्दे की बात याद आती है कि मुयर किसी से लड़ रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज भी होते हैं। ये देखकर तो लाल कपड़े पहने हुए एक एल्डर तुरंत ही आगे बढ़कर फोर्थ एल्डर को यहाँ का मामला बताते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं एल्डर गुस्से में बंदे को सीधा ही न मार दें। तभी मुयर तुरंत ही कहते हैं ग्रैंडफादर मुझे वो लाइफ फ्रूट चाहिए और रैंक 6 की पिल का वो फॉर्मूला भी, क्या ग्रैंडफादर मेरे लिए वो लाकर मुझे दे सकते हैं। और ऐसा कहते हुए वो अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट कर दिए काफी काइंड तरीके से। तभी फोर्थ एल्डर फैंग साओ वाई की तरफ देखते हुए कहते हैं लड़के मुझे तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता है, तुम बैटल डोमेन के बैटल डेमन ट्राइब के यंग मास्टर हो फैंग साओ वाई। ये सुनकर फैंग साओ वाई भी खुश होता है कि एक 8 स्टार डाउडी जो 2000 साल से भी गायब है, वास्तव में वो उन्हें जानता था। ये उसके लिए रिस्पेक्ट की बात थी। साथ ही क्योंकि वो अब मामला जानता था
तो फोर्थ एल्डर अपनी पावर के तौर पर उससे भरोसा था कि एल्डर खुद को एम्बेरस तो नहीं करेंगे। तभी फोर्थ एल्डर तुरंत कहते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि तुम मुयर को रैंक 6 की वो पिल का फॉर्मूला और लाइफ फ्रूट दे दो, हम बाद में तुम्हें मुआवजा दे देंगे। ये सुनकर तो फेंग शाओवाई काफी उदास हो जाता है और वो समझ जाता है कि किंग मुयर को इतना ज्यादा केवल फोर्थ एल्डर ने ही बिगाड़ा है। साथ ही फोर्थ एल्डर की ताकत से डरकर फेंग शाओवाई यहाँ पे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा होता। तो फोर्थ एल्डर थोड़ा सा फेंग शाओवाई का उतरा हुआ चेहरा देखकर उदास होते हुए कहते हैं, क्यों, क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते? मैं ब्लड डेमन ट्राइब का फोर्थ एल्डर अपनी रेपुटेशन के साथ इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ। ये सुनकर तो फेंग शाओवाई भी थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि बंदे को साफ तौर पर पता था कि 8 स्टार डाउरी लेवल का वॉरियर कोई ऐसा वॉरियर नहीं था जिसे आसानी से डील किया जा सके। आखिरकार ये वॉरियर अपनी पावर के साथ शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता था और प्रेजेंट का शहर एक ही मूवमेंट बाद फास्ट की हिस्ट्री बन सकता था। और यहाँ पे अब केवल एक ही चीज थी कि जैसा किंग मुयर चाहती थी वैसा ही किया जाए, और चाहे ये किया जा सके या नहीं इसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में अब बात करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। दूसरी तरफ एल्डर्स ने भी ये सोचा था कि अब यहाँ पे फोर्थ एल्डर आ गए हैं तो उनकी प्रेजेंस के साथ वो किंग मुयर को समझाएंगे। उनमें से किसी को ये भरोसा नहीं था कि ये बंदा खुद किंग मुयर का साथ देगा और कहेगा भाई छुड़ा लो। जिसके बाद फेंग शाओवाई लाइफ फ्रूट और रैंक 6 की पिल को बिना मन के उसे सौंप देता है। साथ ही उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस और गुस्सा भी होता है, साथ ही साथ ब्लड डेमन ट्राइब के प्रति गहरी निराशा भी। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, लड़के तुम बहुत कुछ जानते हो, मैं किंग मुयर की तरफ से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, चिंता मत करो, मैं किंग युनटियान निश्चित तौर पर उन लोगों में से नहीं हूँ जो छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए थोड़ा सा लालची हो। मैं किसी को मुआवजा देने की व्यवस्था करूंगा और तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। साथ ही किंग मुयर को खुश देखकर एल्डर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं, हम फ्यूचर में भी फ्रेंड रहेंगे, आपके पास जब भी टाइम हो तो आप आ सकते हैं और हमारे साथ बैठ सकते हैं। दूसरा फोर्थ एल्डर के द्वारा मुआवजे की बात कही जाने पर फेंग शाओवाई इसकी ज्यादा परवाह नहीं करता, क्योंकि सुबह सुबह दिन दहाड़े खुले तौर पर उनसे लूट करने के बाद मुआवजे का तो सवाल ही नहीं उठता था, बल्कि ये तो उनके बैटल डेमन ट्राइब के चेहरे के ऊपर एक शानदार तमाचा था। और इस टाइम पे ब्लड डेमन सेक्ट के ऊपर से बैटल डेमन सेक्ट का विश्वास निश्चित तौर पर गिरने वाला था और रिश्तों में भी अब दरार आने वाली थी। हालांकि फेंग शाओवाई लापरवाह पर्सन नहीं था और अभी के सीन को देखते हुए उसे साफ बिल्कुल पता चल रहा था कि अभी जो सीन हुआ ये किंग हाओरान का इरादा नहीं था, बल्कि किंग मुयर की खुद की एक व्यक्तिगत कार्यवाही थी और ये मामला यहीं खत्म हो गया था और अब करने के लिए भी कुछ नहीं था। साथ ही साथ एल्डर को भी जितना जल्दी हो सके ब्लड डेमन ट्रैप में पहुंचकर सभी को अपने आने की खबर देनी थी, इसलिए वो कहते हैं वापस जाओ और अपने फादर को बताओ। जो सुनकर फेंग शाओवाई तुरंत ही वहां से पिल को स्वेलो करता और काफी स्पीड से निकल जाता है। साथ ही यहाँ पे लाइफ फ्रूट और रैंक 6 की पिल को पाकर मुयर काफी ज्यादा खुश होती है और बिना रुके बातें करते हुए फोर्थ एल्डर के साथ जो मैंसन की तरफ आ जाती है। साथ ही रास्ते में प्रॉफिट उठाते हुए बाकी के एल्डर्स ने फोर्थ एल्डर को यह भी बताया था कि पिछले कुछ सालों में ब्लड डेमन ट्राइब के साथ क्या क्या हुआ। साथ ही ब्लड डेमन ऑर्डर भी मिल गया और किंग हाओरान डेमन एम्परर भी बन गए। उनके पास ब्लड एनर्जी पिल को रिफाइन करने की अथॉरिटी है। साथ ही वे सभी लोग जोयान नाम के एक लड़के के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली भी हैं, जिसके कारण फोर्थ एल्डर भी जोयान नाम के इस बंदे से मिलना चाहते होते हैं, क्योंकि उनके दिल में कहा सा इंटरेस्ट होता है कि ये बंदा है कौन जिसने आते ही इतना कुछ कर दिया और हर कोई उसी के नाम के बारे में बात कर रहा है। साथ ही जोयान का नाम यूज होते हुए जितनी बार भी आया किंग मुयर काफी खुश हो रही होती है। एल्डर्स ने इसे भी फील कर लिया होता है, इसलिए वो जल्द से जल्द उससे मिलना चाहते थे। और इस टाइम पे जियो मेंशन के अंदर किंग हाओरान और जोयान चाय पी रहे होते हैं और आसपास के रंगीन माहौल के मजे ले रहे होते हैं। साथ ही जोयान रैंक 6 के पुल फॉर्मूले और फ्रूट ऑफ लाइफ के बारे में अभी भी थोड़ा सा उदास होता है। साथ ही किंग हाओरान को भी ऑक्शन हाउस के अंदर हुई घटना के बारे में पता था, इसलिए वो जोयान के बर्ड को सुनकर उसके प्रति थोड़ा सा ग्रेटफुल फील करते हैं और कहते हैं इस बार ब्रदर को मुयर की मनमानी ने वास्तव में परेशान कर दिया। और ऐसा कहते वो जोयान से माफी भी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जोयान को किसी भी चीज के साथ भरपाई नहीं कर सकते। तभी जोयान स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर ये मेरी फैमिली है, इसमें परेशानी भरा है या नहीं ये मायने नहीं रखता, और वैसे भी ट्रेजर लक पे डिपेंड करते हैं और हर एक चीज डेस्टिनी पे बिलोंग करती है। शायद वो मेरी किस्मत में ही नहीं था। जिस पे किंग हाओरान कहता है मैंने ही उसे बिगाड़ा है, ये लड़की भी ना। तभी जोयान कहता है पैसा और ट्रेजर ये तो सिर्फ आउटर चीजों को खरीद सकते हैं, इन चीजों के लिए हमारे रिलेशन पे नुकसान न पहुंचाने दें। साथ ही जोयान और किंग हाओरान दोनों ही ओपन माइंडेड पर्सन्स होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को स्माइल करते हुए रिलैक्स फील कराते हैं कि भाई छोड़ो यार, जो गया सो गया। जैसे अपने दोस्त नहीं होते, उनको कोई प्रॉब्लम बताओ तो साले 30 प्रॉब्लम अपनी गिना देते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सुनने के बाद साला हम अपनी प्रॉब्लम भूल जाते कि हमारी क्या प्रॉब्लम थी। उल्टा जो कि हम डिमोटिवेट होते हैं वहां हम मोटिवेट कर रहे होते हैं, अरे भाई ठीक है होता रहता है,
और इसके बाद वो जो यान और किंग हावरान चाय पीते हुए खूब सारी बातें कर रहे होते हैं और खूब हंस रहे होते हैं। तभी एक डेमन गार्ड दौड़ते हुए आता है और तुरंत ही किंग हावरान के कान में कुछ फुसफुसाता है, जो सुनकर तो किंग हावरान के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो जियान से कहता है चलो ब्रदर मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। जिस पे जियान कहता है किसी से मिलवाना है, कौन है वो? तभी किंग हावरान कहता है तुम खुद ही चल के देख लो और मिल लो। जिस पे जियान हैरान होते हुए किंग हावरान के पीछे पीछे चलने लगता है, क्योंकि किंग हावरान ने तो बताने से मना कर दिया था कि कौन है। तब किंग मुयर फोर्थ एल्डर को खींच रही होती है और बार बार गार्डन के बीच में इशारा कर रही होती है, जहाँ पे जो यान का झोपड़ा होता है, जहाँ झील, हरे भरे पेड़, साफ पानी, पानी में मछलियाँ। तो मैं क्या करूं इन चीजों का। जिसमें फोर्थ एल्डर भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं ऐसे प्लेस को देखकर और बार बार चिल्लाते हैं कि हाँ भाई चल रहा हूँ, रुक जा। तभी किंग हावरान और जोयान भी हवा में तैरते हुए नीचे किंग मुयर और फोर्थ एल्डर और काफी सारे एल्डर्स को देखते हैं, जो काफी रिस्पेक्टेडली वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। तभी जॉन कहते हैं ब्रदर क्या ये वो पर्सन है जिनका आप वेलकम करने के लिए आए हैं? तभी किंग हावरान जॉन के कंधे को थपथपाते हैं और आगे चले जाते हैं और जॉन कंफ्यूज पीछे पीछे चल रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। तभी किंग हावरान कहते हैं किंग यूनटियान, क्या आप अभी भी वापस आने को तैयार हैं? तभी फोर्थ एल्डर भी स्माइल करते हुए कहते हैं वैसे मैं कंफ्यूज हूँ, अब मुझे आपको पैट्रियार्ट या फिर डेमन एम्परर क्या कहना चाहिए? और इसके बाद दोनों लोग हंसते हुए एक दूसरे से गले मिलते हैं। तभी किंग हावरान खुश होते हुए कहते हैं वापस आना अच्छा है, ये काफी अच्छा है, और उनकी पीठ थपथपाते हैं। साथ ही इस टाइम के दौरान किंग हावरान को काफी फिजिकल और मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ा था। हालांकि जोयान ने ब्लड डायमंड ट्राइब के लिए ब्लड क्विफिल के रिफाइनमेंट की अथॉरिटी दी थी, जिससे उनकी सिचुएशंस और परेशानियां कुछ हद तक सॉल्व हो गई थी, लेकिन उनकी अभी भी पावर जो थी वो काफी वीक थी, जो कि डेमन क्लेन को विश्वास नहीं दिला सकती थी। लेकिन फोर्थ एल्डर के आने के कारण तो डेमन ट्राइब काफी कॉन्फिडेंट फील कर सकती थी। तो भला किंग हावरान कैसे खुश नहीं होते। तभी फोर्थ एल्डर भी काफी ज्यादा खुश होते हुए किंग हावरान की तरफ देखते हुए कहते हैं ये काफी अनएक्सपेक्टेड है कि केवल 2000 वर्षों के अंदर ही मेरी ब्लड डेमन ट्राइब ने एक डेमन एम्परर को जन्म दिया है। बधाई हो डेमन एम्परर। तभी किंग हावरान जोयान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये सब कुछ लिटिल ब्रदर जोयान के कारण है, और ये धन्यवाद भी उसी के लिए है। साथ ही वो काफी ग्रेटफुल तरीके से जोयान को देख रहे होते हैं। दोस्तों किंग हावरान के पीछे खड़ा हुआ जोयान तो अभी भी हैरान होता है कि भाई सामने वाला बंदा कौन है, इसकी पावर ही पल्ले नहीं पड़ रही, स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं चल रहा। दूसरा फोर्थ एल्डर ने भी अपने ऑरे को कंट्रोल करके रखा हुआ होता, लेकिन उनके आसपास स्पेस भी फ्लक्चुएट हो रहा होता, जिससे लग रहा होता है कि उनकी पावर को तो वास्तव में हेवन और अर्थ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हालांकि तभी जोयान कहता है आप काफी स्ट्रॉन्ग हैं। फोर्थ एल्डर आप किस स्टार पर हैं? इस टाइम पे तो जोयान भी उनकी पावर से हैरान था, इसीलिए वो चाहता था कि उसे पता चले कि ये किस पावर लेवल पर है। तभी किंग हावरान भी इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं ये हमारे ब्लड डेमन टाइप के सबसे टैलेंटेड एल्डर फोर्थ एल्डर किंग यूनटियान है, और ये है जोयान। तभी फोर्थ एल्डर की आंखें साइन होती हैं और वो जॉन को ध्यान से देखते हैं। साथ ही वो जॉन को पूरी तरीके से जैसे ही गौर से देखते तो जॉन की तो आत्मा भड़बड़ा जाती है। जो यान की आत्मा उसकी बॉडी के बाहर आते हुए कहती है मैं नहीं रह रही तेरे साथ, तू किसी दिन मेरी एल लगवा देगा। तभी किंग मुयर भी तुरंत ही कहती है फोर्थ एल्डर आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ, वो अभी सिर्फ 3 स्टार डाउडी पर है। और जो यान की सिचुएशन को देखकर तो किंग मुयर का दिल डर गया होता है और वो तुरंत ही जॉन को सेव करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी फोर्थ एल्डर तुरंत ही हंसते हुए कहते हैं मैंने मुयर को कभी किसी के लिए इस तरीके से बोलते हुए नहीं देखा, लगता है 2000 सालों में काफी कुछ बदल गया है। और इसके बाद वो काफी डीपली जोयान और किंग मुयर को देखते हुए स्माइल करते और कहते हैं बुरा नहीं, कमिटेड फेस इंप्रेशन काफी अच्छे हैं। जिसपे हर कोई थोड़ी देर के लिए एम्बेरस होते हुए चुप हो जाता है और फोर्थ एल्डर की नजरों और इशारों को फील करते हुए किंग मुयर का तो चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो जाता है भाई। और वो तुरंत ही धीमी आवाज में कहती है फोर्थ ग्रैंडफादर आई हेट यू। यहाँ फोर्थ ग्रैंडफादर को मारना चाहिए था डायलॉग। हाँ भाई हमसे तो अब नफरत करोगी ही, प्यार करने के लिए कोई और जो मिल गया, लेकिन वो ऐसा नहीं मारते डायलॉग। इस टाइम पे तो जो यान भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। साथ ही सभी को हंसते हुए देखकर बंदा काफी कंफ्यूज होता है और अपनी एम्बेरसनेस को छिपाने के लिए बंदा तुरंत ही खांसने लगता है। और इसके बाद तुरंत ही कहता है हर कोई अंदर चलिए, मुझे लगता है हर कोई यहाँ नहीं खड़ा रह सकता। तभी किंग हावरान भी हंसते हुए कहते हैं हाँ चलो चलते हैं। दूसरी तरफ किंग मुयर भी जो यान की पीठ को देखती है तो वो हल्का सा शर्मा रही होती है, जिसके बाद सभी लोग हॉल में बैठ जाते हैं। साथ ही किंग हावरान और बाकी के एल्डर्स ने काफी सालों से फोर्थ एल्डर को नहीं देखा था, तो यह हर किसी के लिए खुशी की बात थी और हंसने का माहौल था, इसलिए सभी लोग बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ किंग मुयर चुपचाप जोयान की तरफ जाते हुए कहती हैं लिटिल लायर यहाँ पे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी जोयान कहता है क्या दिखाने वाली है? तभी जोयान कहता है वैसे फोर्थ एल्डर की पावर किस लेवल पर है? तभी किंग मुयर स्माइल करते हुए कहती है फोर्थ एल्डर उनसे बात करते हुए तुम्हें तैयार रहना होगा, उनसे बात करते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वैसे उनकी पावर 8 स्टार डाउडी पर है।
हालांकि इससे ऊपर भी कुछ पावरफुल ओरिजिन्स हैं जिन्हें एक्सट्रीमली पावरफुल कहा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें लोग देख पाएंगे। जहां तक फोर्थ ग्रैंडफादर की पावर, तो वो 8 स्टार डाउडी पर है और ये उनकी ओरिजिनल पावर है। इसके बारे में क्या ख्याल है? कहीं आपको इससे डर तो नहीं लग रहा? तभी जॉन कहता है, क्या 8 स्टार? जॉन की आंखों में तो सदमा छा जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। लेकिन जोयान को इतना भी पता था कि किंग मुयर उससे झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन फिर भी जोयान को अपने आप को कंट्रोल करने में काफी टाइम लगता है। उसे बिल्कुल ये सपने जैसा महसूस हो रहा था। तभी किंग मुयर तुरंत ही कहती है, लिटिल लायर, कंफ्यूज मत हो, जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें 2 अच्छी चीजें दिखाती हूँ। 2 अच्छी चीजें? ये भी डबल मीनिंग पे बात कर रही है क्या? अच्छा, वो चलो आगे चलते हैं, हमें पता है वो क्या दिखाने वाली है। इस टाइम पे किंग मुयर बात करते हुए काफी खुश भी लग रही होती है। तभी जॉन कहता है, क्या सचमुच में कुछ अच्छी चीज है? जिसमें किंग मुयर तुरंत ही कहती है, बेशक। अरे वैसे सिस्टर जेनी कहाँ पर है? यहाँ पे किंग मुयर को पता चलता है कि जेनी गायब है। तभी उसे सिस्टर जेनी कहते हुए सुनकर जो यान भी थोड़ा सा खुश होता है कि चलो, ऑक्शन हाउस के बाद इन लोगों के बीच का जो मामला था वो तो सॉल्व हुआ। जिसके बाद जॉन कहता है, जेनी अभी ऑक्शन हाउस के कुछ मामलों में बिजी है और वो अभी तक वहाँ से वापस नहीं आई। और इस टाइम पे जोयान थोड़ी देर के लिए फोर्थ एल्डर और बाकी सभी लोग के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद किंग मुयर तुरंत ही अपने स्टोरेज रिंग को फ्लिप करते हुए फ्रूट ऑफ लाइफ और पिल का स्क्रोल निकालती है और उसे जोयान की तरफ बढ़ा देती है। तभी ये देखकर तो जॉन हाँफते हुए कहता है, क्या ये फ्रूट ऑफ लाइफ नहीं है? लेकिन ये तो ऑक्शन हाउस में किसी और ने खरीद लिया था, और ये रैंक 6 के पिल फॉर्मूला ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? इस टाइम पे जॉन किंग मुयर को अनट्रस्टेड तरीके से देख रहा होता है। उसे पता था उस टाइम पे वो इसे लेने से चूक गया था, लेकिन वो वास्तव में इस टाइम पे उसके आंखों के सामने था। साथ ही जॉन को फील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तभी किंग मुयर भी थोड़ा सा झिझकते हुए कहती है, बैटल डोमेन के ब्लैटल डेमन सेक्ट के यंग मास्टर ने मेरे भाई के खातिर ये चीजें मुझे वापस दे दी। तभी जॉन कहता है, डेमन एम्परर की खातिर ये चीज तुम्हें दे दी? जोयान को इस चीज पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि आखिरकार हेवन को चैलेंज करने वाली ऐसी चीज वो एक किसी के लिए क्यों छोड़ सकता है। दूसरी तरफ जोयान की ऐसी नजरों और फीलिंग्स को फील करते हुए किंग मुयर का दिल तो जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो जोयान को ये नहीं बता सकती थी कि वो उसने वास्तव में किसी से छीना है, क्योंकि वास्तव में जोयान ऐसी चीज कभी नहीं चाहेगा। इसलिए तो किंग मुयर को लगभग पसीना सा आ रहा होता है। साथ ही किंग मुयर के ऐसे इंप्रेशन को देखकर जॉन को अपने दिल में काफी बेचैनी फील हो रही होती है और जॉन सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है, और ऐसा सोचने की तो जॉन की हिम्मत ही नहीं होती। तभी लाल कपड़े पहने हुए एक एल्डर किंग हावरान की तरफ जाता है और किंग हावरान को उसके कान में कुछ चीजें बताता है, जिससे तो किंग हावरान के चेहरे का कलर ही उड़ जाता है और वो तुरंत ही एक धमाके के साथ खड़े होते हुए कहते हैं, किंग मुयर। साथ ही उनकी आवाज काफी गुस्से से भरी हुई होती है। दूसरी तरफ किंग मुयर ने भी किंग हावरान को कभी इतनी जोर से चिल्लाते हुए नहीं सुना था, इसलिए इस आवाज को सुनकर वो तुरंत ही चौंक जाती है। जिसके बाद किंग हावरान किंग मुयर के हाथ में फ्रूट ऑफ लाइफ को देखता है तो तुरंत ही वो मामले को समझ जाता है और कहता है, तो ये सच है मुयर, तुम सच में काफी ब्रेव हो। हालांकि किंग हावरान को अभी भी शक था, मुयर जिद्दी थी लेकिन बेवकूफ तो नहीं थी। दूसरी तरफ मुयर का चेहरा भी पीला पड़ गया होता है, क्योंकि जब से वो बच्ची थी अगर वो किसी से डरती थी तो वो किंग हावरान था, लेकिन उसने कभी भी अपने ब्रदर को इस तरीके से उस पर गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। तभी फोर्थ एल्डर उनका चेहरा तो काला पड़ जाता है और वो तुरंत ही कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुयर को मत कहो और उसे मत डराओ। जिसपे लाल कपड़े पहने हुए एल्डर एम्बेरस होते हुए स्माइल करते हैं और सिर हिलाते हुए कहते हैं, डेमन क्लेन को इकट्ठा करना सबसे प्रारंभिक और सबसे जरूरी मुद्दा है, और अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो पूरा ही डेमन क्लेन इससे प्रभावित होगा। जिसके बाद किंग हावरान कहता है, मुयर, मैंने तुम्हारी विल पावर के कारण ऑक्सन हाउस में जोयान को जो नुकसान हुआ उसके बारे में नहीं बताया, लेकिन तुम वास्तव में फ्रूट ऑफ लाइफ और रैंक 6 की पिल फॉर्मूले के लिए वास्तव में बैटल डोमेन को लूटने के लिए सभी एल्डर्स को ले गई थी। साथ ही ऐसा कहते हुए किंग हावरान काफी उदास भी होते हैं। दूसरी तरफ जो यान को भी अब पूरी बात समझ में आ गई होती है कि वास्तव में किंग मुयर वहाँ से जल्दबाजी में इस फ्रूट और उस फॉर्मूले को लेने के लिए ही निकली थी, जिससे जॉन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इस लड़की के इस काम से खुश हो या नाराज हो। दूसरी तरफ किंग मुयर की आंखों से बह रहे आंसुओं को देखकर उसे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है। आखिरकार डेमन एम्परर की लिटिल सिस्टर किंग मुयर, जिसे जो चाहा उसे वो मिल गया, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। उसने वास्तव में उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और इतना बड़ा कदम उठाया था। जॉन इस चीज को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद जॉन आगे बढ़ते हुए तुरंत ही किंग मुयर के सामने खड़ा हो जाता है और किंग हावरान की तरफ देखते हुए कमिटेड तरीके से कहता है, ब्रदर, ये मामला मेरे कारण हुआ है, कृपया मुयर को दोष न दे, मैं सभी रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार हूँ। तभी फोर्थ एल्डर भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये चीजें मैंने लूटी हैं तो सारा दोष मेरे सिर पर होना चाहिए। साथ ही मुयर को रोता हुआ देखकर उनका दिल भी बुरी तरीके से दुख रहा होता है। दूसरी तरफ मुयर वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोके हुए होती है। साथ ही उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई होती हैं और कभी भी ये आंसू बह सकते थे। दूसरी तरफ ये देखकर कि जिस इंसान को वो पसंद करती थी वो उसे बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हुआ था और उसे डिफेंड कर रहा था, किंग मुयर यहाँ पे काफी खुश होती है। उसे लग रहा होता है कि उसने जो भी गलती की वो वास्तव में उसके लिए वर्थ इट थी।
और भले ही उसे ऐसा रिजल्ट भुगतना पड़ा, फिर भी अगर जो यान उसके लिए खड़ा था तो वो बिना किसी तैयार के खड़ी थी और हर एक चीज को फेस करने के लिए रेडी थी। इसीलिए किंग मुयर तुरंत ही कहती है, ब्रदर मुझे पता है मैं गलत थी, इसीलिए मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां उठाऊंगी। तभी किंग हावरान सभी लोग की तब देखते हुए काफी कंफ्यूज और परेशान भी होता है, क्योंकि उसे पता था एक तरफ ब्लड डेमन टाइप के 8 स्टार डाउडी लेवल के एल्डर हैं जो पूरे शहर के लिए एक ट्रेजर माने जा सकते हैं, दूसरा उसका लिटिल ब्रदर जो ब्लड डेमन टाइप की पूरी लाइफ लाइन चेंज कर सकता था, दूसरा उसकी खुद की सिस्टर जैसे उसने बड़े प्यार और नाज से पाला था। किंग हावरान भला किसे और कैसे दोस्त दे सकता था, इसलिए वो चेयर में बैठकर गहरी सोच में पड़ जाता है और हॉल में छा जाता है गहरा सन्नाटा। जिसके बाद वो कहते हैं, किंग हावरान कहता है, ये ब्रदर जो यान की ग्रेटनेस के कारण है कि मैं किंग हावरान ब्लड डेमन ऑर्डर प्राप्त कर पाया और डेमन एम्पर की पोजीशन पर पहुंचने के लिए मैं वास्तव में काफी लकी था। दूसरा, हमारे डेमन एम्पर की पोजीशन को काफी सारे डेमन क्लेन उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। तीसरा, कुछ डेमन क्लेन्स हैं जिनकी ताकतें सिचुएशन के आधार पर गिरती जा रही हैं और ये 3 ग्रुप्स में है, जिसमें से पहला है सोल डेमन क्लेन जो पावर के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल है, जिसके बाद है ब्लड डेमन क्लेन और बाकी के क्लेन्स थोड़ा वीक हैं, इसलिए वो किसी को भी भड़काने की हिम्मत नहीं करते। साथ ही अगर मैं इन्हें एक करना चाहता हूँ तो मैं जल्दबाजी में भी कोई काम नहीं कर सकता। साथ ही मेरा ब्लड डेमन क्लेन की रॉयल फैमिली है, साथ ही डेमन क्लेन्स की हर एक ब्रांच के साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशन है, इसीलिए हम डेमन क्लेन्स के बीच में अपनी रेपुटेशन का हमेशा ही प्रॉफिट पाते हैं। और ये कुछ ऐसा भी है जिससे सोल डेमन क्लेन भी डरता है, इसलिए वो हमारे साथ कभी भी फाइट या कोई पंगा नहीं करता। लेकिन आपने आज जो किया मुयर, उसने सोल डेमन्स को एक सबसे अच्छा बहाना दिया है कि वो सभी डेमन ट्राइब जो हमारे साथ काफी फ्रेंडली हैं, उन्हें हमसे दूर करने के लिए वो इस बहाने का यूज कर सकते हैं। और अगर वो हमारे ऊपर से अपना ट्रस्ट खो देते हैं तो हमारा ब्लड डेमन ट्राइब उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए किंग हावरान बिल्कुल पावरलेस होकर ही कुर्सी पर बैठ जाता है, जैसे कई दशकों से वो इस कुर्सी पर बैठा हुआ हो। दूसरा, किंग हावरान जो कि आमतौर पर सभी के साथ में काफी ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और एक्साइटेड रहता था, इस टाइम पे काफी थकावट और चिंता से घिरा हुआ लग रहा होता है और इस टाइम पे उसके दिल की फीलिंग्स को जल्दी ही कोई नहीं समझ सकता था। दूसरी तरफ जो यान जानता था कि किंग हावरान किन सिचुएशंस का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ ये सुनकर तो किंग मुयर भी काफी हैरान रह जाती, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मामला इतना सीरियस हो सकता है। साथ ही उसे कभी भी नहीं पता था कि वास्तव में उसके भाई के कंधे पर इतना बोझ है। हम लड़के हैं ना भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन अब पहले ही काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और उसका चेहरा काफी ज्यादा गिल्टी से भरा हुआ होता है। तभी 4th एल्डर खड़े होते हैं और अचानक प्राउडफुल तरीके से कहते हैं, मैं अब 8 स्टार डाउडी पर पहुंच चुका हूं, इसीलिए ब्लड डेमन्स के पास सोल डेमन्स के साथ फाइट करने की पूरी ताकत है, इसीलिए हमें अब ब्लड डेमन ट्रैप से डरने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही वर्ड काफी ज्यादा प्राउडफुल होते हैं और ये सुनकर तो सबकी उम्मीद थोड़ा सा खिल जाती है और सभी अपना सिर उठाते हैं, आंखें जल रही होती हैं, क्योंकि सभी को विश्वास था कि हाँ, उन्हें सोल डेमन्स से तो डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन किंग हावरान अभी भी शांत होता है और कहता है, लड़ना, आप क्या चाहते हैं। साथ ही किंग हावरान का जो लहजा होता है वो काफी शांत होता है, जिससे हर कोई हैरान हो जाता है कि इस टाइम पे किंग हावरान चाहता क्या है। वो उन्हें डिमोटिवेट कर रहा है कि फाइट ना करो। जिसके बाद वो कहता है, किंग हावरान, 4th एल्डर का वापस आना हमारे ब्लड डेमन ट्रैप के लिए ग्रेट ब्लेसिंग से कम नहीं है और ये हमारे ब्लड डेमन ट्रैप के लिए एक ट्रस्ट की बात भी है। हालांकि सोल डेमन क्लेन हमेशा ही लो प्रोफाइल रखता है और उनका फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है और हम केवल 8 स्टार डाउडी के एक वॉरियर को छोड़कर उनके बाकी के पावरफुल पावर हाउसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते और एनिमी की सिचुएशन अननोन है, इसीलिए इस तरीके से फाइट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साथ ही 4th एल्डर अभी कुछ टाइम पहले ही 8 स्टार डाउडी पर ब्रेक थ्रू करके पहुंचे हैं। दूसरी तरफ सोल डेमन्स के पास काफी लॉन्ग टाइम पहले से ही 8 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर है, इसीलिए मुझे लगता है हर कोई सबसे पहले अपनी पावर को बढ़ाने पे ध्यान देगा, जिसमें से सबसे बड़ी चीज कल्टीवेशन और अपने रिसोर्सेज को ढूंढना है, क्योंकि पूरी पावर को अगर देखा जाए तो हम सोल डेमन से काफी ज्यादा वीक हैं। साथ ही आज की घटना के बाद मुझे लगता है कि हमारे ब्लड डेमन ट्राइब के जो फाउंडेशन है वो भी अभी स्टेबल नहीं रहेगी, जबकि सोल डेमन्स अभी भी एकजुट हैं। साथ ही सोल डेमन्स का फाउंडेशन और पावर अननोन है और अगर हमारे पास बाकी के डेमन सेट की भी सपोर्ट होती है तो भी उनके खिलाफ जीतने की क्या पॉसिबिलिटी है। क्या आप चाहते कि हम लोग उनके साथ फाइट करें और अपने बरसों के ब्लड डेमन क्लेन के फाउंडेशन को और पावर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करवा दे। जो सुनकर तो हर कोई काफी हैरान हो जाता है, लेकिन उन्हें पता था ये सच्चाई थी और अब उन्हें एहसास होता है कि वो चीजों को काफी ज्यादा इजीली सोच रहे होते हैं, लेकिन ये चीजें इतनी इजी नहीं है। दूसरी तरफ जो यान किंग हावरान की तरफ देखता है तो दिल ही दिल में उसकी काफी तारीफ भी करता है कि किंग हावरान के पास वास्तव में काफी ग्रेट टैलेंट था और वो सामान्य स्ट्रेटजीज को भी अपने क्लेन के साथ रख के काफी अच्छी तरीके से सोचता था, जो कि एक रियल एम्परर की रियल फाउंडेशन थी। तभी किंग मुयर भी धीरे से बोलती है, ब्रदर मुझे माफ कर दो, इतने सालों में उसने कभी भी अपने ब्रदर को इतना ज्यादा परेशान नहीं देखा था, जिसके कारण वो खुद को ही दोषी मान रही होती है। 4th एल्डर भी अब चुप होते हैं
तभी किंग हावरान कहता है क्योंकि चीजें अब इस पॉइंट तक आ चुकी हैं तो ज्यादा सोचना बेकार है। जिसके बाद वो वापस से अपने पहले वाले बिहेवियर पे आ जाता है, बिल्कुल एक रियल डेमन एम्परर के जैसे पूरी तरीके से शांत। जिसके बाद वो कहते हैं एक आदमी को कुछ करना चाहिए और कुछ भी गलत करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये मामला मेरे ब्लड डेमन ट्राइब के कारण हुआ है तो हम इसे सही करने के लिए उनके दरवाजे पर जाएंगे, चाहे दूसरी पार्टी से एक्सेप्ट करे या नहीं। हमें अपने सबसे बेस्ट ट्राई करना होगा और कम से कम हमने वही किया जो हमने सोचा था और कहीं ना कहीं मैं भी इस मामले के लिए जिम्मेदार हूँ। तभी फोर्थ एल्डर कहते हैं क्योंकि ये मामला मेरे कारण हुआ है मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तभी किंग हावरान कहते हैं ठीक है, ये अच्छा है अगर हर कोई एक साथ है तो हमारे ब्लड डेमन ट्राइब को पावरफुल होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तभी जॉन भी आगे बढ़ते हुए कहता है ब्रदर मैं भी चलूंगा। जिसपे किंग हावरान तुरंत ही जॉन के कंधे को थपथपाते हुए कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी ब्रदर, और अभी देर नहीं हुई है तो चीजें बदले उससे पहले हम अभी स्टार्ट करते हैं। और ऐसा कहते हुए किंग हावरान बाकी सभी लोग को लेकर पूरी नाइट जर्नी करते हुए बैटल डोमेन यानी बैटल डेमन सेक्टर में पहुंच जाते हैं। साथ ही बैटल डेमन क्लेन जुक्सी सिटी के बाहर रहता था और वहां से ज्यादा दूर था, मतलब ज्यादा दूर नहीं था। साथ ही समय समय पर तेज हवा चल रही होती है, लाइटिंग्स चमक रही होती हैं और कुछ तो पेड़ भी हवा के तेज बहाव के कारण जमीन से उखड़कर हवा में दूर दूर जाकर गिर रहे होते हैं। साथ ही मौसम में काफी अजीब बदलाव होता है और ये रात भी काफी अलग ही लग रही होती है। जिसके बाद हमें इस टाइम पे बैटल डोमेन के इनर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो माहौल बिल्कुल काले बादलों की तरह घिरा हुआ लग रहा होता है। जहाँ एक पर्सन जो थोड़ा सा ओल्ड होता है और इमोशनल, वो तुरंत ही कहता है किंग हावरान तो मैंने एक गलत पर्सन को चुना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड डेमन ट्राइब इतनी ज्यादा घटिया होगी। साथ ही ये पर्सन आसमान की तरफ इशारा करते हुए डांट रहा होता है और ये पर्सन झानमो क्लेन का पैट्रियार्ट होता है। साथ ही यंग मास्टर की रिपोर्ट को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा नाराज भी हो गया था। साथ ही इस मामले में चर्चा करने के लिए उसने क्लेन के एल्डर्स के साथ मीटिंग की थी। तभी एक एल्डर तुरंत ही कहता है दिन के उजाले में वास्तव में ब्लड डेमन क्लेन ने हम पर अटैक किया, ये तो बहुत शर्म की बात है, पैट्रियार्ट हम उनसे लड़ेंगे। साथ ही एक खूसट बुड्ढा जिसकी हड्डियों में दीमक लग गई होती है और केले के छिलके पे पैर पड़ते ही इसकी हड्डियां भिसक जाएं रेत के घर की तरह, फिर भी ये काफी एक्साइटेड होकर कह रहा होता है हम भी लड़ेंगे। साथ ही खूसट बुड्ढा इतना बुड्ढा होता है कि अगर ये जोर से चिल्ला दे तो गले से आवाज की जगह इसके प्राण भी निकल जाएं, फिर भी बंदा एक्साइटेड था। तभी एल्डर कहते हैं पैट्रियार्ट कहता है इतने लापरवाह मत बनो, ब्लड डेमन ट्राइब काफी पावरफुल है और अब तो उनके पास 8 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर है, इसलिए हम उनके साथ फाइट नहीं कर सकते, हमें किसी और तरीके के बारे में सोचना होगा। तभी दूसरा एल्डर तुरंत ही कहता है तो क्या हम ब्लड डेमन ट्राइब से रिश्ते तोड़कर सोल डेमन्स के साथ शामिल हो जाएं? आखिरकार सोल डेमन्स ने भी हमें अपने साथ मिलाने के लिए काफी बार प्रपोजल दिया है, साथ ही उनकी पावर भी ब्लड डेमन ट्राइब से ज्यादा है। साथ ही इस सजेशन को सुनकर हर कोई थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। उन्हें पता था कि बैटल डेमन सेक्ट की पावर ज्यादा नहीं थी और वो कभी भी ब्लड डेमन ट्राइब के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते थे। साथ ही ब्लड डेमन ट्राइब उन्हें एक झटके में खत्म कर सकती थी, इसीलिए अपने आप को और अपने क्लेन की इज्जत को बचाने के लिए वो केवल सोल डेमन्स के साथ ही मिल सकते थे। हालांकि एल्डर्स के बीच की बात को सुनकर पैट्रियार्ट तुरंत ही कहता है शांत हो जाओ सब लोग। यंग मास्टर के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है किंग हावरान को तो इस मामले के बारे में पता ही नहीं था, ये शायद किंग मुयर और फोर्थ एल्डर द्वारा किया गया था। साथ ही जैसा कि हम जानते हैं किंग मुयर बचपन से ही नादान है और अब तक भी। साथ ही उसकी कमिटमेंट और काफी जिद्दी है वो, साथ ही वो काफी ज्यादा जिद्दी और आवेगी है, साथ ही वो गुस्से में भी जल्दी आ जाती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये मामला हमारे बैटल डेमन क्लेन के लिए उनके चेहरे पे एक तमाचे जैसा है, इसीलिए हम इसे जाने तो नहीं दे सकते। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि पहले हमें चीजों को समझना चाहिए फिर ही डिसीजन लेना चाहिए। साथ ही ये ग्रेट एल्डर होते हैं जो काफी दिमागदार बात करते हैं, इसीलिए तो ये ग्रेट एल्डर थे। साथ ही उन्हें पता था हर एक सिचुएशन को देखना जरूरी था, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही काफी बड़े डिजास्टर को ला सकती थी। तभी फैंग साओबाई भी वहाँ पे खड़ा होते हुए कहता ग्रेट एल्डर ने जो कहा उससे मैं भी एग्री हूँ, ये मामला काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें 2 बार सोचना चाहिए। दूसरी तरफ सभी लोग भी शांत हो जाते क्योंकि उन्हें पता था मामला ठीक वैसा ही था जैसा ग्रेट एल्डर ने बताया था। तभी क्लेन लीडर फैंगुन कहते हैं मुझे नहीं पता कि ग्रेट एल्डर क्या सोचते हैं। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं पहले किंग हावरान को बताने के लिए किसी को भेजें और डिसीजन लेने से पहले उसके रिएक्शन को देखें। इसके अलावा हमारा बैटल डेमन क्लेन स्टैंड बाय पर है, तो रिसोर्सेज को ट्रांसफर करने के लिए एक हाथ और तैयार करें और एक बंदे को सोल डेमन्स के एरिया में भेजें। अगर कोई भी बदलाव होता है तो सोल डेमन्स से मदद मांगने के लिए कहें। ये सुनकर तो सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि ग्रेट एल्डर वास्तव में ग्रेट एल्डर लायक थे और उन्होंने चीजों को पहले ही काफी अच्छी तरीके से अरेंज किया था। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं लास्ट मूवमेंट तक सोल डेमन्स की शरण ना लें, क्योंकि इतने सालों से मेरे अकॉर्डिंग सोल डेमन्स केवल सेल्फलेस यानी सेल्फिश और काफी मिस्टीरियस हैं। उनकी खुद की कुछ स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, साथ ही वो इतने ज्यादा सतह पे भी नहीं रहते, जबकि ब्लड डेमन ट्राइब के बारे में हमें काफी चीजें पता है। हालांकि जब हर कोई ये बात कर ही रहा होता है तभी किंग हावरान और बाकी लोग भी ब्लड डेमन ट्राइब के एरिया में पहुंच चुके होते हैं। साथ ही ऊंचे पहाड़ से सामने के
एरिया को देखते हुए वो लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि इस एटमॉस्फेयर को देखकर वो एशियन प्रिमोडियल टाइम के एरिया में पहुंच चुके हों और उन्हें ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एटमॉस्फेयर देखने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हालांकि जब हर कोई क्लेन के नजदीक पहुंचा तो नदियों में गड़गड़ाहट की आवाजें होने लगी, पहाड़ गरजने लगे और आसमान में चील दहाड़ने लगते हैं और यहाँ पे बैटल डोमेन के नजदीक जो क्लेन का प्रोटेक्शन बैरियर होता है वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही यहाँ पे कई पावरफुल एनर्जी के साथ काफी सारे वेपन्स और पावरफुल अटैक उनका फ्लैक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही बैटल डोमेन क्लेन हालांकि इसकी पावर वीक थी लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं थी। दूसरा इन चीजों को और इन माउंटेन रेंजेस को देखकर किंग हावरान अपने दिल में थोड़ा सा उदास फील करता है और उम्मीद करता है कि बैटल डेमन क्लेन के साथ मैं डोमेन क्यों बोल देता हूँ इसे, ये ग्रेट वर्ल्ड के कारण है, बैटल डेमन सेक्ट के साथ वो एक बार फिर से एकजुट हो सकते हैं क्योंकि यही उनके लिए काफी मददगार हो सकता था। जिसके बाद किंग हावरान तुरंत ही कहता है, मैं किंग हावरान आपसे मिलने के लिए आया हूँ, पैट्रियार्ट फैंग क्या दरवाजा खोलेंगे। तभी पैट्रियार्ट कहता, अगर पास में किंग हावरान आया होता तो ये सम्मान की बात होती, लेकिन हाल में अब हर कोई काफी हैरान है और उनके दिल बेचैन है। हम बिना इस चीज की गारंटी के आपको अंदर नहीं ला सकते कि आपके आने की यहाँ पे क्या मोटिव है। जिसके बाद वो अपने हाथ को लहराते हुए तुरंत ही हवा में आ जाते हैं और एनर्जी बैरियर के दूसरी तरफ से किंग हावरान के ग्रुप की तरफ देख रहे होते हैं। जिसके बाद पैट्रियट तुरंत ही कहता है, मुझे नहीं पता डेमन एम्परर यहाँ पे इतनी रात के क्यों आए हैं, क्या बात है। साथ ही वो अपने वर्ड में ज्यादा लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही दूसरी तरफ किंग हावरान के पास ज्यादा लोग नहीं थे लेकिन चौथे एल्डर वो पहले ही अकेले काफी थे। साथ ही 8 स्टार डाउडी को देखने से पहले बैटल डेमन सेट के सभी लोग फाइट करने के इरादे से भरे हुए होते लेकिन उनकी पावर को फील करते उनके माथे से पसीने टपकने लगते हैं। तभी किंग हावरान तुरंत ही सीरियस होते हुए कहता है, मैं आज की घटना के लिए ईमानदारी से माफी मांगने के लिए आया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और इसके बारे में बात कर सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए किंग हावरान तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है। साथ ही उसका उन लोगों पे दबाव डालने का कोई भी इरादा नहीं था। और जैसे ही किंग हावरान ऐसा कहता है सभी लोग चौंक जाते और काफी सोच विचार के साथ किंग हावरान की तरफ देखते हैं। साथ ही इस टाइम पे किंग हावरान भले ही छोटी मोटी गलतियां कर दे या कभी कभार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर ले, लेकिन फिर भी उसे अपनी आवाज को कम करने की जरूरत नहीं थी। साथ ही किंग हावरान के बगल में तो 8 स्टार डाउडी लेवल के एक एल्डर भी थे, उसे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, वो तो पूरे के पूरे क्लेन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन वास्तव में वो सभी के सामने माफी मांग रहा था, जिससे कोई भी हैरानगी की बात नहीं थी कि किंग हावरान ही रियल डेमन एम्परर बनने लायक था और उसके पास ऐसे लोग थे जो काफी ऑनेस्टली उसे फॉलो करते थे। और यहाँ पे उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा था कि सच में किंग हावरान का बिहेवियर डेमन एम्परर के जैसा है। साथ ही फेंगुन पैट्रियार्ट भी ये सुनने के बाद थोड़ा सा बेहतर महसूस करता है लेकिन फिर भी वो झिझक रहा होता है। हालांकि किंग हावरान सीधे मुद्दे पर काफी स्पष्ट था लेकिन दिन की घटनाओं ने उसे अभी भी थोड़ा सा परेशान करके रखा हुआ होता है और अगर वो दूसरे ग्रुप को जल्दबाजी में अंदर आने देता है तो कोई भी गलती हो सकती थी और वो अपने क्लेन को कैसे समझाता। हालांकि पैट्रियार्ट फैंग की ऐसी चिंताओं को देखकर किंग हावरान तुरंत ही कहते हैं, अगर ब्रदर फैंग चिंतित है तो आप और मैं इस फॉर्मेशन के बाहर बैठकर बात कर सकते हैं। ये कैसा रहेगा, ये खुला आसमान और जमीन, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। ये देखकर कि किंग हावरान वास्तव में इतना ज्यादा टैलेंटेड है और खुले थॉट वाला है, सब लोग अपने दिल में काफी ग्रेटफुल फील करते हैं। दूसरी तरफ फेंगुन भी उसके दिल की नफरत कम हो जाती है। साथ ही उसे पता था कि उसकी क्लेन का ये फॉर्मेशन बैरियर ये भी 8 स्टार डाउडी लेवल के बॉयर की पावर का सामना नहीं कर सकता था। फिर भी वास्तव में किंग हावरान उसके सामने पोलाइट था, इससे वो और भी खुश होता है। इसीलिए फेंगुन कहता है क्योंकि डेमन एम्परर मुझे इनवाइट कर रहे हैं और उनका बिहेवियर काफी अच्छा है, इसलिए मैं होनेस्टली उन्हें इस बात के लिए मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं उन्हें अपने इनर हॉल के अंदर इनवाइट करता हूँ बात करने के लिए। और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ से बैरियर को क्रॉस करते हुए रास्ते को ओपन कर देता है। जिसके बाद डेमन एम्परर और बाकी लोग उस रास्ते से होते हुए हॉल के अंदर एंटर होते हैं और इसके बाद अब वो क्या बात करने वाले हैं ये हम नेक्स्ट एपिसोड पे देखेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय फैमिली।